लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि हम अपने सेल्स टैक्स को दो एरियाज़ में डिवाइड करेंगे। एक होगा टैक्सेबल का और दूसरा होगा एग्जाम्ड का, जो हमने डिस्कस आउट किया था। दिस वाज द एग्जैक्ट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम अपने पूरे सेल्स टैक्स को डिवाइड करेंगे दो एरियाज़ में। एक होगा एग्जाम्ड, दूसरा होगा टैक्सेबल। एग्जाम्ड का मतलब है कि उन चीज़ों के ऊपर सेल्स टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। और टैक्सेबल का मतलब क्या होगा, लेकिन हम उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं इनको वन बाय वन और देखते हैं क्या है, किस तरह से है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जाम सप्लाइज को। एग्जाम सप्लाइज हमारी हो जाएंगी, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, स्कूल से टैक्सेबल पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे टैक्सेबल सप्लाइज क्या हैं, किस तरह से कैलकुलेट हो रही होती हैं, हम फिर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम सप्लाइज की। उससे पहले हम चंद एक एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं समझने के लिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्लेम, इनपुट टैक्स वेस्ट, इनका मतलब क्या है, वो ज़रा हम यहाँ पर डिस्कस आउट करते हैं। देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्मल गुड्स की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपने सेल की 5 लाख की, आपने परचेजेस की 3 लाख की। सवाल है कि हमने सेल्स टैक्स पेएबल जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो हम देख के आए थे कि बेसिकली होता क्या है, हम लेंगे अपना आउटपुट टैक्स, उसमें से हमने क्या लेस करवाना है, इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवाएंगे, मेरे पास सेल्स टैक्स पेएबल जो है आ जाएगा। हमने कितने की सेल्स की हैं, 5 लाख की। नॉर्मल गुड्स हैं, रेट मेरा क्या है, 18% है, तो बताएं क्या बनता है, 90,000। हमारा आउटपुट टैक्स कितना आएगा, हमने कितने का सामान लिया था, 3 लाख का। हमने 18 के हिसाब से कितना पे किया होगा, 90 माइनस 54, रिमेनिंग कितना हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, 36,000 जो है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो जो नॉर्मल सिनेरियोज़ हैं उसके मुताबिक टैक्स हमारा इस तरह आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होगा, इस तरह से इनपुट टैक्स कैलकुलेट होगा, और इस तरह से हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स जो है एडजस्ट करवा रहे होंगे। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने सेल्स की 1.7 मिलियन की, आपने परचेज की 9 लाख की। हमने कैलकुलेट करना है सेल्स टैक्स पेएबल। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हमारा आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 3,06,000 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट टैक्स आ जाएगा। इनपुट टैक्स कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये हम लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा। कितना बनता है, 140 और 4,000। देखें, जो हमारे पास नॉर्मल सिनेरियोज है ना, नॉर्मल जिसमें हमारी चीज़ें जो है वो टैक्सेबल होंगी, उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लेते हैं आउटपुट टैक्स, जितना भी आया होगा उसमें से हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे इनपुट टैक्स, रिमेनिंग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये जो अमल है ना, ये वाला आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को लेस करवाना, इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्लेम करना। क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम करना।
अब पूरे सेल्स टैक्स में जहाँ पे भी वर्ड इस्तेमाल हो इनपुट टैक्स क्लेम करने का, उसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास आउटपुट टैक्स आएगा उसमें से हमने क्या करवाना है, इनपुट टैक्स जो है वो लेस करवा देना है और रिमेनिंग गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है। आपने आउटपुट टैक्स 90,000 रिसीव किया, उसमें से अपना 54,000 जो आपने पे किया था वो एडजस्ट करें, रिमेनिंग क्या कर दें, गवर्नमेंट को पे कर दें। इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम करना। आपने 3,06,000 टैक्स लिया कस्टमर से जब आपने गुड्स बेची थी। आपने जब गुड्स खरीदी थी तो आपने कितना पे किया था, 1,62,000। 3,06,000 में से अपना 1,62,000 साइड पे करें, रिमेनिंग जो है गवर्नमेंट को पे कर दें। ये जो एडजस्ट किए से हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्लेम करना कहते हैं। डन हो गया, नोट करना है, करने फिर आगे चलते हैं। उसमें 18 क्यों नहीं लगेगा, उसमें 18 क्यों नहीं लगेगा, 18 ही है। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें क्लेम करते हैं, हर मंथ, हर महीने का क्लेम करते हैं। जब हम रिटर्न जमा करवाते हैं सारा इनपुट टैक्स उस वक्त क्लेम किया जाता है। तो क्लियर है क्लेम का मतलब क्या होगा। उसके बाद है हमने नेक्स्ट वर्ड पढ़ा था, डैट वॉज रिफंड। क्या डिस्कस किया था, रिफंड। रिमेंबर, रिफ़ंड हमेशा होता है अगर मेरी गुड्स जो हैं वो ज़ीरो रेटेड हो। क्या हो, ज़ीरो रेटेड हो, फिर हम क्या होता है, रिफ़ंड लेते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपने सेल्स की 19 लाख की और ये थी आपकी ज़ीरो रेटेड। आपने परचेजेस की थी 9 लाख की, ये थी आपकी 18% के हिसाब से टैक्सेबल गुड्स थी। हमने कैलकुलेट करनी है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। क्या करनी है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है कैलकुलेट करनी है।
सेल्स क्या है हमारी, ज़ीरो रेटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो रेटेड, कि इसके ऊपर टैक्स तो लगाया जाएगा लेकिन किस परसेंट के ऊपर, 0% के ऊपर। तो ज़रा कैलकुलेटर पकड़े, 19 लाख मल्टीप्लाई बाय 0%, क्या जवाब आता है? इसका मतलब आपका आउटपुट टैक्स कितने रुपीज़ आएगा, 0 रुपीज़। लेकिन आप जब सामान खरीद के लेके आए थे 9 लाख के ऊपर, आपने टैक्स पे किया था 18% के हिसाब से। आपने इनपुट टैक्स कितना पे किया होगा, 160। तो 0 माइनस अगर 162 खरे नेगेटिव आंसर आएगा 162। ये जो नेगेटिव 162 का मतलब है कि ये हमें क्या मिलेगा, रिफ़ंड मिलेगा। हमें अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और रिफ़ंड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट हमें कैश रिफ़ंड कर रही होती है। इट मीन्स कि वो हमें चेक इशू कर देगी या हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देगी। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ़ंड कहते हैं। रिमेंबर, हमारे सिलेबस में रिफ़ंड हमेशा उस वक़्त होगा जब हमारी गुड्स ज़ीरो रेटेड होंगी। कब होगा, जब हमारी गुड्स ज़ीरो रेटेड होगी। अगर हमारी गुड्स ज़ीरो रेटेड नहीं है तो हमें कभी भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इज़ दैट क्लियर? एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सेल्स की 5 लाख की और सेल्स थी आपकी नॉर्मल 18% वाली। आप जो सामान ख़रीद के लेके आए थे वो आपने बाय किया था 3 लाख रुपए का और ये था ज़ीरो रेटेड के हिसाब से। तो 5 लाख इंटू 18% क्या बनेगा, चले क्या कह सकते हैं, ज़िंदगी के नशेबा अफराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पॉलिटिक्स ज्वाइन लाजमी कीजिएगा। तो आपका आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 90,000 आएगा। जब परचेज करके आए थे टैक्स कितना पे करके आए थे, 0 रुपीज़ पे करके आए थे। कितना पे करके आए थे, 0। तो 90 में से 0 किए, आंसर क्या आएगा, 90 ही आएगा। इसका मतलब ये सारा हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि अगर मेरी सेल क्या, अगर मेरी सेल्स सप्लाईज ज़ीरो रेटेड होती हैं तो जितना भी इनपुट टैक्स पे किया होता है वो सारा क्या हो जाता है, रिफ़ंड हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ़ंड। अगर मेरी सेल, अगर मेरी सप्लाई ज़ीरो रेटेड है, सेल्स जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो क्या होगा, रिफ़ंड। रिफ़ंड का मतलब क्या है, मैं गवर्नमेंट को जाकर इन्फॉर्मेशन दूंगा, गवर्नमेंट मुझे चेक इशू कर देगी और मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे इनपुट टैक्स के जो मैंने पे किए हैं। तो हमने 2 टर्म्स पढ़ी थी, 3 टर्म्स पढ़ी थी, इनपुट टैक्स क्लेम करना, इनपुट टैक्स रिफ़ंड होना और तीसरी थी हमारे पास इनपुट टैक्स वेस्ट होना। तो रिफ़ंड का ये हमारा प्रोसीजर होता है, इसे हम रिफ़ंड कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? आपने गुड्स परचेज़ की हैं जो ज़ीरो रेटेड थी, तो अगर आपकी परचेजेज ज़ीरो रेटेड पे तो रिफ़ंड नहीं होता। रिफ़ंड कब होता है, जब आपकी सेल्स जो है ज़ीरो रेटेड हों। इसका भी कर ले नोट, पर आगे चलते हैं। सारा का सारा इनपुट टैक्स रिफंड हो जाएगा। और भी कुछ आता है,
जाके डिस्कस करते हैं अभी। ऑल एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड, उसके अलावा कुछ और गुड्स हैं वो भी ज़ीरो रेटेड ही होती हैं हमारी। इंपोर्ट्स हम जितनी भी कोई चीज़ बाहर से मंगाएंगे उस पर 18% वो जो है इम्पोर्टर जो है वो पे कर जाएगा। 18% सेल्स टैक्स होगा, कस्टम ड्यूटी होगी, दोनों पे करनी पड़ेंगी। दोनों ठीक है। कस्टम ड्यूटी फिक्स है या हर चीज़ का जाता है? हर चीज़ का रेट अलग होता है। कस्टम एक्ट के मुताबिक उन्होंने प्राइस तय की होती है, उसके मुताबिक आपको पे करनी पड़ती है। 20% होती है। कस्टम टैक्स के नाम कस्टम टैक्स 45 डेज, लेकिन मिलता नहीं है। फंसे हो मेरे रिफंड्स। कस्टम वगैरह जो पे करते हैं वो भी एफबीआर के अंदर ही आता है। पाकिस्तान में तमाम टैक्स एफबीआई के अंडर आते हैं, प्रोविंसेस कर रहे हैं तो वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें आते हैं, एफबीआर के अंदर। सूबाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में आते हैं। एफबीआर फेडरल टैक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कस्टम, इनकम, सेल्स टैक्स, सीवीटीज इनके लिए। आपके कस्टम का रेट कितना होता है? 20। और सर ये बल्दिया वाले हो गए, ये भी कोई ना कोई टैक्स लागू करते हैं ना, किसी किसी कंस्ट्रक्शन में हो रही होती है कोई चीज़ में बात उस पर, तो ये तो मेरे ख्याल में इतनी जमा कराते हैं एफबीआर को ज़्यादा। बता तो रहा हूँ, जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं वो सूबाई हुकूमत को जमा होते हैं। ये क्लियर है। अब उसके बाद थर्ड हमने टर्म पढ़ी थी, डैट वॉज वेस्ट। वेस्ट कब होता है इनपुट टैक्स, उसको देखते हैं कि अगर हमारी सप्लाईज क्या हों, एग्जेम्प्ट हों। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है कि इनके ऊपर आपका सेल्स टैक्स है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सेल्स की 1.2 मिलियन की, आपने परचेजेस की 5 लाख की। आप जो सामान ख़रीद के लेके आए थे उसके ऊपर 18% के हिसाब से आपने 90,000 जो है वो टैक्स पे किया था। ये था आपका इनपुट टैक्स। आपने सेल्स की 1.2 मिलियन की, जब आपने सामान बेचा इसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। जब आप सेल्स करेंगे इसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, इसके ऊपर टैक्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा होता। जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं, उसमें से अगर आप लेस करवाना चाहें तो कोई चीज़ लेस हो सकती है। जैसे आप लोगों की फ्यूचर अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो आप क्या प्लानिंग करना चाहेंगे, प्लानिंग हो सकती है। आप लोगों की अटेम्प्ट का रिज़ल्ट क्या है अभी, ज़रा सीरियस हो गया, ज़रा पर्सनल होता जा रहा है, वापस आते हैं। तो आपने सेल्स की हैं, उन सेल्स के ऊपर तो टैक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है ही नहीं। जब एक चीज़ है ही नहीं, आप लोग फील ना कीजिएगा, ख़ास तौर पर आप लोग तो बिल्कुल ना फील कीजिएगा, जब एक चीज़ आपकी किस्मत में है ही नहीं तो उसमें क्या लेस करवाएंगे। कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस केस में आपने जितना भी ये इनपुट टैक्स पे किया है, ना तो ये एडजस्ट हो सकता है, ना तो ये रिफ़ंड हो सकता है, ना तो ये क्लेम हो सकता है। तो भाई जो पे किया वो गया, ये क्या हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक आई कैप की पेपर फ़ी, अगर आपने पे की है, हर 6 माह बाद पे करते हैं, पेपर पास ना हो तो क्या होता है, पैसे वापस मिलते हैं, पैसे एडजस्ट होते हैं, जो गए वो गए, वेस्ट हो गए। सेम एज गोज विद द एग्जाम सप्लाईज। ठीक है, क्लियर है ये कि इसमें जो आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता। किससे एडजस्ट करेंगे, है ही नहीं कोई। तो ये हमारी क्या है, एग्जाम सप्लाईज। इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स वेस्ट होना कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने सेल्स की 15 लाख की, आपने सेल्स की 15 लाख की, सेल्स थी आपकी 18% के हिसाब से, आपका टैक्स कितना आया होगा, 2,70,000। आपने परचेजेस की 5 लाख की,
इसके ऊपर टैक्स था ही नहीं। जब था ही नहीं तो क्या एडजस्ट करें, कुछ भी नहीं। जितना टैक्स लिया है वो सारा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को एज इट इज़ पे हो जाएगा। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, एग्जाम सप्लाइज। देखिए हम सप्लाइज की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी सेल्स 18% है, आपने जितना इनपुट टैक्स पे किया है एडजस्ट करवा लो, क्लेम कर लो। आपकी सेल्स 0% के ऊपर है, जितना इनपुट टैक्स पे किया है उसका रिफ़ंड ले लो। और रिफ़ंड किस फॉर्म में मिलता है, कैश की फॉर्म में। और अगर आपके सेल्स की हैं उनके ऊपर टैक्स है ही नहीं, तो जितना आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो कभी भी क्लेम नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, उसकी एडजस्टमेंट नहीं मिल सकती। हमने पूरे सेल्स टैक्स में यही 3 टर्म्स पढ़नी है, यही चीज़ें हमने निकालनी होती हैं। सबके पास बुक्स होंगी, उस बुक्स में लिखा होगा कैलकुलेट सेल्स टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। तो पेएबल आएगा अगेंस्ट टैक्सेबल गुड्स, और रिफ़ंड किसके अगेंस्ट आएगा, हमेशा ज़ीरो रेटेड गुड्स के अगेंस्ट आ रहा होगा। तो हमने यही कैलकुलेट करना है इस पूरे सेल्स टैक्स में। 3 टर्म्स हैं, क्लेम, रिफ़ंड और वेस्ट। अब हम आगे जाकर ये डिस्कस नहीं करेंगे जी इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स है ही नहीं, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। मैं एक ही वर्ड इस्तेमाल करूँगा, इनपुट टैक्स वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या है कि आपकी सेल्स एग्जाम थी, नो एडजस्टमेंट पॉसिबल। इनपुट टैक्स रिफ़ंड, रिफ़ंड का मतलब क्या है, सेल्स आपकी ज़ीरो रेटेड थी, जितना इनपुट टैक्स पे किया था वो रिफ़ंड हो गया। और जब क्लेम का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, इट मीन्स नॉर्मल गुड्स थी, 18 का टैक्स था, और इसमें से हमने 18 का टैक्स ही क्या करवा लिया, एडजस्ट करवा लिया है। तो ये 3 टर्म्स जो हैं हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और इनके मुताबिक सारा कैलकुलेट कर रहे होंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। जब आपको पता है आपके इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट मिलनी ही नहीं, तो आप रजिस्टर्ड भी नहीं होते फिर। ये कैसे हो सकता है, आपके जहन में है ना, हो सकता है, ऐसा होता तो नहीं। जहन में तो हम 5 पेपर ही पास कर लेते हैं देख एक अटेम्प्ट में। जहन में तो 4 पेपर का दाखिला भेजो, चारों के चारों में गोल्ड मेडल भी आ सकता है, हो सकता है। हाँ 4 पेपर ना दो, पेपर सिर्फ 2 और पे वो ही पास करो। बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फाइन पेनल्टी पता कब पड़ती है, पता कब पड़ती है, जब आपने टैक्स चोरी किया हो, टैक्स टाइम पे ना किया हो। तो हम टैक्स पे करना सीख रहे हैं। वही बात है, गाड़ी आज खरीदी है, ड्रिफ्ट कैसे मारनी है पूछ रहे हैं। अभी गाड़ी को चलाना तो सीख ले भाई, पहले इसको फ़ाइन की टेंशन हो गई है। वही आई के आपके 27 बच्चे होते हैं ना, इनको पता होता है कि जितनी मुझे तैयारी कर लो, होना क्या है। तो सेल टैक्स आपकी लाइफ से क्लोजली रिलेटेड है, डोंट वरी। ऐसे होना चाहिए ना, आपको इसमें आपका माजी भी नज़र आएगा, आपका हाल भी नज़र आ रहा है, और आपका मुस्तकबिल भी इसमें छुपा हुआ है। माजी में भी वेस्ट हुआ है, अभी भी वेस्ट ही होने के चांसेस हैं, और मुस्तकबिल में भी वेस्ट ही है। रिफ़ंड तो हो नहीं सकता, क्लेम करने के लिए पेपर पास करना पड़ेगा, वो हो नहीं रहा, तो फिर हमारे पास बचा क्या है, वेस्ट। तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें वेस्ट हो सकती हैं, एग्ज़ाम सप्लाइज की डिस्कशन करते हैं। अब देखिए ज़िंदगी में आपने देखा होगा अक्सर काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर टैक्स चार्ज ही नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि आप बड़ी ईद पे गए हैं लेने के लिए जानवर, उसने कहा है भाई साहब बकरा जो है धोंदा है 2 लाख का, और आप परचेज़ करेंगे जी ठीक है, इसके ऊपर 36,000 रुपये टैक्स दे दें। कभी ऐसा हुआ है, कभी आपको ऐसा हुआ है कि आप जाएँ लेने के लिए पिंक कलर का बकरा, तो पिंक कलर के बकरे के ऊपर उसने कभी 18% GST चार्ज की है? नहीं किया। क्यों नहीं किया, है ही नहीं, है ही नहीं, इनके ऊपर टैक्स है ही नहीं। अब कुत्ता ख़रीद लें, अबे हसर जितना महंगा बिजनेस है ना, तुम्हारी सोच है। जो कुत्ता बेचने वाला है ना, वो एक CA अफोर्ड कर सकता है अपनी रिटर्न्स को जमा कराने के लिए। एक एक हस्की जो पेडिग्री है 4-4 लाख का बिकता है, पपी। ये हंस रहे हैं, भाई पता नहीं ना, हमें पता ये कुत्ते में पड़ रहे होते हैं गली मोहल्ले में, जाकर देखो पेट्स
उनकी क्या वैल्यू है। ये जो हमें पढ़ रहे होते हैं, हमें कहते हैं कुत्ते क्या कुत्ता है, हमें पड़ गया है वो भाई। तो जो कुत्ते बेच रहा है वो कहाँ टैक्स लेगा, वो कोई टैक्स नहीं लेता। चले जो तोते बेच रहा है वो कौन सा टैक्स लेगा, जो आपके तोते उड़ा रहा है वो भी कौन सा टैक्स ले रहा होता है। नो वन इज़ हार्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और मैं आई कैप की बात कर रहा था, आई और कैप की, नोट वो वाले आई कैप की, उससे डर लगता है। तो रिमेंबर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं एग्जिस्ट करता। कभी ऐसा हुआ है कि अम्मी ने भेजा है आपको सब्ज़ी लेने के लिए और आप आलू लेके आए हैं, 50 रुपये किलो आलू और साथ 9 रुपये का GST पे करके आए हैं? नहीं, होता ही नहीं है। दुकानदार डिमांड ही नहीं करता, बल्कि आप 9 रुपये का GST नहीं पे करके आते, आप 10 रुपये का धनिया फ्री लेके आते हैं, तरले करते हैं दे दे यार वरना अम्मी मारेंगी। अच्छा, अम्मियों की भी ऑब्सेशन होती है, उनको धनिया फ्री में ही चाहिए। 1000 रुपये की भी सब्ज़ी खरीद लेंगे ना, 10 रुपये का धनिया नहीं लेना। क्यों? देखिए क्या होता है आप लोगों में, ऐसी क्या ऑब्सेशन है। नहीं, मैं इस चीज़ को ना मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वाई इज़ इट लाइक दैट, ये क्या ऑब्सेशन होती है ख़वातीन में। मेरी मदर जाती हैं हर वीकेंड के ऊपर ना, ये सब्ज़ियाँ लेके आती हैं, ऑन एवरेज 1500-2000 की ना पूरे वीक की सब्ज़ियाँ आती हैं, ले आती हैं। फिर आती है एंड पे बारी, जब हम गाड़ी में सामान, धनिया तो लिया नहीं है, अब धनिया लेने जाएंगे, जिससे आलू लिए होंगे चीज़ें उससे फ्री में लेके आना है। कहते 50 रुपये की गड्डी है, लेने कहती नहीं लेना फ्री में, वो 2000 का टेंशन नहीं है, लेकिन ये 50 रुपये बहुत दुखते हैं। क्यों ऐसे, क्या इसका प्रोसेस है, कभी सोचा है आप लोगों ने? अच्छा, आप लोगों का ये क्वालिटी की बात हो रही है, बारगेनिंग वाली बात है, हम तो करते ही नहीं है। हमें कहते हैं भाई इतने के हम डबल दे आते हैं, यार गरीब आदमी है क्या करेगा 10 रुपये के, जो 20 रुपये पकड़ जा अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके जा। सखी लोग होते हैं हमारे, बॉयज़ में सखावत बहुत होती है। हमें पता है वो बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है, पेट पाल रहा है, बच्चों के लिए बिजली के बिल पे करने, हम बहुत सखी लोग होते हैं, हम बारगेन ही नहीं करते। वो 10 मांगता है हम 20 देते हैं, वो दूध मांगता है हम खीर देते हैं, हम इतने अच्छे लोग होते हैं। लेकिन आप लोग कैसे क्यों बारगेन करते हैं बताएं। अभी आप लोग देखते होंगे आलू की बात कर रहे थे, अब कभी भी आलूओं के ऊपर टैक्स नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन आप जरा जाएँ मेट्रो पे जाएँ, वहाँ पे आपको उनके फ्रीज़र्स में मिलेंगे फ्रोज़न फ्राइज़, जो पैकेट की फॉर्म में होंगे, कटे हुए आलू, उनके ऊपर GST चार्ज हो रहा है, उनके ऊपर क्या है रजिस्टर चार्ज होता है। आप जाके पाइनएप्पल लें फ्रेश, उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। बट आप जाके पाइनएप्पल बाय करें कैंड में, उसके ऊपर क्या होगा, सेल्स टैक्स चार्ज होगा। आप जाके खुली मिर्चें लेके आएँ 1 पाव, कोई GST चार्ज नहीं होगा। आप जाके नेशनल की मिर्चें लेके आएंगे पैकिंग में, उसके ऊपर क्या होगा, GST चार्ज होगा। आप जाके इंजन ऑयल लें खुला, कोई GST चार्ज नहीं होगा। जाके ही शेल का हेवलिन वगैरह कर लें, इसके ऊपर क्या होगा, GST चार्ज होगा। आप जाके साग ख़रीद लें, अभी कोई GST चार्ज नहीं है उसके ऊपर। लेकिन मिचल्स का मिल रहा है कैंड फेयर में, उस पर क्या है, GST चार्ज है। इसका मतलब कुछ ऐसी गुड्स हैं या कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिसके ऊपर GST चार्ज नहीं होता, जिन्हें हमने क्या कह दिया है, एग्जेम्प्ट कह दिया है। इसको हम देखेंगे, और ये बड़ी स्पेसिफिक सी सप्लाईज़ हैं जो उसने हमें बता दी हैं। ये हमारा स्केड्यूल जो है 6 स्केड्यूल है, जिसमें हमें पूरी लिस्ट गिवन है कि कौन कौन सी सप्लाईज़ जो है वो मेरी क्या होंगी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज ट्रीट होंगी। पेपर में वो हमें बताएगा कि ये गुड्स हैं और एग्जेम्प्ट हैं। आपको इस स्केड्यूल को 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है, इसको क्रैम नहीं करना। पेज नंबर कौन सा है बुक का, 256 पे एग्जाम सप्लाईज के ऊपर लिख लें, नॉट क्रैमिंग, रट्टा नहीं मारना, इसका लिस्ट का रट्टे मार के हिल लिख रहे हो, लाइव एनिमल, कुत्ते के ऊपर टैक्स नहीं लगता, बिल्ली के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ये नहीं करना आपने। जस्ट रीड इट और आपने इसके बाद समझ लेना है कि इसके ऊपर टैक्स चार्ज इन चीज़ों के ऊपर होगा। अभी कहाँ एक्सप्लेन है, ये सारी एक्सप्लेन है हमारी 6 स्केड्यूल में। एक स्केड्यूल है उसमें उसने प्रॉपर हमें लिस्ट दी हुई है कि इन इंपोर्ट्स के ऊपर या इन गुड्स की लोकल सप्लाईज के ऊपर हम कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होंगे, कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होंगे। अब वो लिस्ट कौन सी है उसको देखते हैं। जैसे बुक्स के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, ये जो किताबें हैं इनके ऊपर कहाँ दुकानदार GST लिया आपसे, कितने की ली है,
₹600 की, ₹600 के ऊपर सर लगाएं 18%, कितना टैक्स बनता है? 108 लिया आपने, ₹108 टैक्स। बुक्स के ऊपर टैक्स है ही नहीं, लेकिन जब इन बुक्स का पेपर परचेज किया टैक्स पे किया। तो जब पेपर परचेज करके आया उसके ऊपर टैक्स पे किया, डैट वाज माई इनपुट टैक्स। लेकिन अभी बुक सेल कर रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। तो इसका मतलब माइट भी आपकी परचेजेस सब्जेक्ट टू टैक्स हों, आप चीज़ें खरीद रहे हैं उनके ऊपर टैक्स हो, लेकिन जब आप उनको प्रोसेस करके बेच रहे हैं वो क्या होती हैं, हमारी एग्जेम्प्ट होती हैं। बुक्स होगी, न्यूज़पेपर हो गया, कुरान पाक हो गया, ये एग्जेम्प्ट है। आप कुरान पाक पे ऊपर टैक्स तो लेके दिखाएं, अब पता क्या होगा हैं। मैं कैमरे में बोल नहीं सकता वरना जो होना है आप लोगों के साथ। अब कौन कौन सी गुड्स हैं जो इसमें आ रही होती हैं, साथ ही आपको नीचे वो लिस्ट बनी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ इसको रट्टा नहीं मारना, इसको बस एक दो दफ़ा पढ़ लें, पेपर में आपको बताएगा कि ये गुड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। वो मेंशन कर देगा आपके लिए एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट के अगेंस्ट क्लेम नहीं होता। पहले है लोकल सप्लाई ऑफ लाइव एनिमल्स एंड लाइव पोल्ट्री। ये जो मुर्गियाँ वगैरह मिल रही होती हैं इनके ऊपर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। आप अभी जाएं चिकन लेके 800 रुपये का मिल जाएगा, कोई टैक्स नहीं लेगा। लेकिन आप जाएं कारफूर, वहाँ पे आपको मिलेगा फ्रोज़न चिकन, उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। तो लाइव एनिमल्स, लाइव पोल्ट्री के ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होता। हाँ, आप ये लाइव चूज़े इंपोर्ट करें, ये काफ जो हो गए, बछड़े वगैरह इंपोर्ट करेंगे, वो उनके इंपोर्ट पे टैक्स पे करना पड़ेगा कि उनको बेच रहे हो, उनका गोश्त बेच रहे हो, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर प्रोसेस या मैन्युफैक्चर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज़रई अजनास आपने उगाई हैं, उसके ऊपर आपने कोई किसी किस्म का भी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, ऐसे ही बेच रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट है, उनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। गंदम उगाई किसान ने, गंदम उगाने के साथ ही उसने काट के बेच दी, कोई प्रोसेस नहीं हुआ, एग्जेम्प्ट है। वही गंदम गई है फ्लोर मिल में, उससे आपका दलिया बना, आटा बना, और क्या बनता है गंदम से, मैदा, और एक मिनट, मैं अभी गंदम से बना रहा हूँ, ब्रेड आटे से बनती है। एक मिनट, हम अभी ब्रेड वाले पहुँचे नहीं है, अभी हम आटा बना रहे थे। गंदम से ब्रेड मुझे पता है बनती है, बट अभी हम गंदम से आटा, मैदा इस पे बना रहे हैं। अब जो किसान गंदम बेच रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन वो बंदा जो गंदम बाय करता है, गंदम को पीस के आटा बना देता है, वो टैक्स चार्ज करेगा। मैदा बना रहा है वो क्या करेगा, टैक्स चार्ज करेगा। चलिए, जो कि आपने ब्रेड की एग्जांपल दी है, आपकी कंपनी है, आपने कहा कि मैं अपनी कंपनी खोलती हूँ, गंदम खरीद ना बेचेंगी, तो गंदम खरीदी कोई टैक्स नहीं है, बट उसी गंदम को पीसा, आटा बनाया, ब्रेड बना के बेची, ब्रेड क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो रिमेंबर, वो तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिस पे कोई फर्दर प्रोसेस नहीं है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट। किसान गन्ने उगाते हैं, गन्ने बेचते हैं, एग्जेम्प्ट है। वही गन्ने शुगर मिल में जाते हैं, चीनी बनती है, टैक्सेबल है। अब चावल उगाते हैं, मुंजी आती है, एग्जेम्प्ट है। वही चावल जाते हैं आपके राइस मिल में, वहाँ पे पॉलिश होकर वाइट राइस मिलते हैं, क्या होता है, टैक्सेबल होता है। अब फ्रूट उगाते हैं, फ्रूट बेचते हैं, एग्जेम्प्ट है। वही फ्रूट जाके मिल्स में जाते हैं, प्रोसेस होते हैं, कैंड की फॉर्म में, जैम की फॉर्म में मिल रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, टैक्सेबल। तो जहाँ पे फर्दर भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। डन। उसके बाद होली कुरान हो गया, होली बुक्स हो गई आपके मज़हब की, देगर मज़ाहिब की, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, चाहे वो कैसेट्स फॉर्म में हो, वो सारी क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं। ये वाला पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा, गुड्स इंपोर्ट बाय डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशन एंड प्रिविलेज पर्सन। आपको पता है कि पाकिस्तान में प्रिविलेज पर्सन कौन होते हैं, इस पे फोकस कर दे, मैंने नहीं बोला। प्रिविलेज पर्सन जो आपके मेहमान आते हैं, गैर मुल्की मेहमान होते हैं, वो यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है गुड्स इंपोर्ट का, गुड्स इंपोर्ट के वर्ड को हाईलाइट करना है आपने। इंपोर्ट का मतलब क्या है, बाहर से मंगवाना। ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं, सफारतकार, सफ़ीर हजरात होते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये डिप्लोमेटिक मिशन, इनकी एम्बेसीज का जो अमला होता है, ये इस तरह के जो इम्पोर्टेड लोग होते हैं, आपके अहम शख्सियात जो होती हैं,
अगर वो कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से लेके आ रहे हैं, इनके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गुड्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस, ये बिजली और गैस के अलावा अगर आप कोई भी चीज़ हॉस्पिटल्स को, सरकारी हॉस्पिटल्स को या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर रहे हैं, वो भी एग्जाम्प्ट है। मतलब मेरी फैक्ट्री बना के बेच रहा हूँ, मैं आपको पंखा बेचूंगा टैक्स लूँगा, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को पंखा बेच के मैं टैक्स नहीं लूँगा। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद है गुड्स टेम्परेली इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान मेंट फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट। क्या आपने गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट की है, आपने फिर बाद में 1-2 माह बाद एक्सपोर्ट कर देनी है, वो भी क्या होगी, आपकी एग्जाम्प्ट होगी। फिर गुड्स मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, आपने गुड्स बनाई पाकिस्तान से, एक्सपोर्ट की, लेकिन 1 साल के अंदर वो वापस आ गई, सेल्स रिटर्न हो सकती हैं, डिफेक्टिव गुड्स हो सकती हैं, वो भी क्या है, एग्जाम्प्ट है। फर्टिलाइज़र्स एग्जाम्प्ट है, ट्रैक्टर्स एग्जाम्प्ट होते हैं, लोकल सप्लाई ऑफ नान चपाती, ये सारे क्या है, एग्जाम्प्ट है। ये जो तंदूर वाले होते हैं कभी भी आप जीएसटी नहीं, जाके आप नान लें, पराठा लें, कभी जीएसटी चार्ज नहीं होता। लेकिन वहीं यहाँ पे आपको डॉन के पराठे मिलते हैं, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होता है, चार्ज होता है, पेड होता है। उसके अलावा वो तमाम मशीनरी, ये वाला पॉइंट भी हाईलाइट कर लें, ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मशीनरी इक्विपमेंट एंड मटेरियल इंपोर्टेड, और वर्ड आपने इसमें हाईलाइट करना है इंपोर्टेड का, कि ईपीजी जो आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आपकी फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री के लिए आपने मशीन इंपोर्ट की है, इक्विपमेंट इंपोर्ट किया है, उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट डिप्लोमेट्स वाला इंपॉर्टेंट था, एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर जो होते हैं, उनको अगर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत कोई चीज़ इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, उनको भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। फिर ये वाला पॉइंट है सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट्स, इसको भी हाईलाइट करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में आता है। ये है फिक्स एसेट्स जो आपके यूज्ड एसेट्स हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लें। ये किसकी बात हो रही है, आपके यूज्ड एसेट्स की। देखिए हायर वाले जो हैं उनका काम क्या है, एसी बेचना, वो एसी बेचेंगे, उनके लिए टैक्स। ये वालों का काम क्या है, ये इम्पेयर लोगों की रिवैल्यूएशन करना, ये सारे मेंटली इम्पेयर बैठे हुए हैं, डेप्रीशिएटेड सोल्स बैठे हुए हैं, इनकी अपवर्ड रिवैल्यूएशन करवाना। अब एसबीआई ने भी एसी लगाए हुए हैं, ये यूज्ड एसी हैं, ये टीवी एसबीआई का है, एसी है एसबीआई का। अगर एसबीआई एसी बेच दे, ये एग्जाम्प्ट है, ये कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो जो आपके यूज्ड एसेट्स होते हैं, पर्टिकुलरली वो समटाइम यूज्ड एसेट्स का वर्ड इस्तेमाल करेगा, समटाइम्स वो डेप्रीशिएटेड एसेट्स का वर्ड भी इस्तेमाल करेगा। आप इन्हें सेल कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। ओल्ड व्हीकल्स, ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड इक्विपमेंट्स, इनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके अलावा जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड लैपटॉप्स, नोटबुक्स, कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, इनके ऊपर भी सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। तो ये हमारे पास लिस्ट है जिसमें उसने बता दी है कि ये गुड्स जो है वो एग्जाम्प्ट है। स्केड्यूल में कुछ और चीज़ें भी हैं, बट दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी हैं यही है। पेपर में जहाँ पे वो हमारे पास एग्जाम सप्लाइज का जिक्र करेगा, वो हमें क्लियरली बता देगा कि एग्जाम्प्ट है, हमने बस देखना एग्जाम्प्ट है, उस एग्जाम गुड्स के अगेंस्ट हमारा इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम नहीं हो सकेगा। तो जो हमने बात की थी कि सेल्स टैक्स की दुनिया को हमने डिवाइड किया है दो में, एक एग्जाम्प्ट में और दूसरी कौन सी थी, टैक्सेबल में। एग्जाम्प्ट ख़त्म हो गई है, यही गुड्स जो है एग्जाम्प्ट है, इसके अलावा कोई गुड्स एग्जाम्प्ट नहीं होती। अब हमारे पास कौन सा एरिया रह गया टैक्सेबल का, वो करेंगे, सेल टैक्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। है लंडा एग्जाम्प्ट नहीं होता, डैट इज़ ज़ीरो रेटेड। जिसको लंडा कहना तोहीन है। आज के ना इस तरह के बर्गर लोग इन्हें कहते हैं प्री लव्ड आइटम्स, थ्रिफ्ट आइटम्स। तो लंडा कह दो, वो अपने आप को बस ओवर वैल्यू करवाने का शौक है इन लोगों को। लंडे की चीज़ नहीं पहनी थी, हमने प्री लव्ड आइटम पहनी है। तो किसने लव किया था प्री, बताओ उसको। तो भाई पोस्ट लव कर, लेकिन है लंडा ही वो। तो लंडा जो है वो फॉल करता है आपका ज़ीरो रेटेड में। ठीक है, तो अब हम मंडे को मिलते हैं और मंडे को फिर हम डिस्कस करते हैं टैक्सेबल सप्लाईज, नॉर्मल, ज़ीरो रेटेड वगैरह डिस्कस करेंगे। हार्डली 3 या 4 लेक्चर्स सेल्स टैक्स हमारा वाइंड अप।